हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 59 बीपीएससी के लिए जो है रिवीजन सीरीज जो चल रहा था उसका पार्ट नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों में जो है 15 टॉपिक को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो सारे टॉपिक जो है वो है जो कि बीपीएससी के द्वारा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरे टॉपिक को देखने वाले हैं। देखो, अब आपका जो एग्जाम है उसमें जो है लगभग 21 दिन का समय बच रहा है, तो आप उस 21 दिन में जो है जो भी आप रिवाइज कर चुके हैं उन चीज़ों जो भी आप पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को जो है आप और भी अच्छे से रिवाइज करें। और उसी के लिए जो ये आपका सेशन लाया गया है, जिसमें आपका पहले जो है टॉपिक बता दिया जाता है कि कौन से टॉपिक से जो है आज आपका प्रश्न करवाए जाएंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने इन सारे टॉपिक के बारे में बताया था। जुलाई का करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद फिर बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक जो आपका डिसाइडेड था। साथ ही जो हम लोग हर एक सेशन में एक मैथ का टॉपिक रखते हैं ताकि आप मैथ के सेक्शन को भी करते जाओ। देखो, पहली वाली बात नहीं है कि जो है आप मैथ में ऐसे भी तुक्का लगा लिए और 10 में से 6 या 7 नंबर आप ले आए। अब आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, तो आपके लिए हर एक सेक्शन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किसी भी सेक्शन को छोड़ के नहीं चल सकते। तो एक बार अगर आप इन सारे टॉपिक को रिवाइज कर ले, 1-2 क्वेश्चन के लिए भी अगर थोड़ा सा भी आप मेहनत कर लेते, कम से कम फार्मूला भी अगर एक बार रिवाइज कर लेते तो आप को जो है कम से कम आप 2 से 3 नंबर एग्जाम में बढ़ने के चांसेज रहेंगे। इसलिए हर एक सेशन में आपको मैथ का एक टॉपिक जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है और उसके एक प्रश्नों को यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, वैसे ही बाकी सारे टॉपिक को भी यहाँ पे करवाया जा रहा है। बिहार स्पेशल भी इसमें इंक्लूडेड होता है, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह और बजट के प्रश्न भी इंक्लूडेड होते हैं। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को। देखिए, आपको मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है, तो आप उन सारे प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए जो आपको अच्छे से आता है और आप जो है अपना बता सकते हैं कि आपने जो है कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आप उसको जो है वो घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा जो है मॉडरेट रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना प्रश्न भी आप सही कर पा रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिएगा। देखते हैं पहले प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा जारी किया गया। तो ये आपका सही हो जाएगा। जो 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट है ये पर्यावरण मंत्री के द्वारा जारी किया गया और कौन है, अश्विनी कुमार चौबे, उनके द्वारा जारी किया गया था। और कब जारी किया गया तो आपको मालूम होगा कि 29 जुलाई को जो है वो आपका टाइगर डे मनाया जाता है। टाइगर डे मनाया जाता है और उसी 29 जुलाई को जो है ये फिर रिपोर्ट आपका जारी किया जाता है। कहाँ जारी किया जाता है तो ये नैनीताल में जारी किया जाता है। ठीक, नैनीताल में एक टाइगर रिजर्व फोर्स है और जगह, वहाँ पे इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया था। और ये भी ध्यान रखिए ये कैमी रिपोर्ट है, तो ये आपका 5वां बाघ गणना रिपोर्ट है। आगे पूछा जा रहा है कि भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3682 है। तो ये भी आपका सही है। भारत में बाघों की कुल संख्या जो है वो 3682 है और ये पूरे विश्व का जो बाघों की संख्या है उसका 75% है। आगे की 2018 से 2022 की अवधि में भारत में बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि हुई थी। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 2018 से 22 तक में जो है बाघों की जो संख्या है उसमें भारत में जो वृद्धि देखा गया वो 24.1% की देखी गई है। अब देखो, 2018 की अगर बात करें तो 2018 में जो बाघों की संख्या थी वो आपका 2967 था और अभी कितना हो गया 2022 में, तो वो आपका हो गया 3682। ठीक है, तो ये आपका कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है, 24.1% का ये वृद्धि आपको यहाँ देखा गया है। और अगर बात किया जाए संख्या में कितना वृद्धि हुआ है तो संख्या में अगर आप इसे देखिएगा तो ये आपका 715 बाघों की संख्या में जो है वो वृद्धि हुआ है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि बाघ गणना रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष पर जारी की जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो बाघ गणना रिपोर्ट है ये आपका प्रत्येक 4 वर्ष पे जारी किया जाता है। सबसे पहले जो है वो आपका 2006 में जारी किया गया था, जब भारत में बाघों की कुल संख्या जो है मात्र 1411 था। ठीक है, और उसके बाद आज के अगर टाइम में देखें तो ये जो आपका लगभग दोगुना के आसपास हो गया, 3682 आपका हो गया, दोगुना से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 2022 में। और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था, जो मतलब टाइगर को
प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, वो उसकी शुरुआत कब होती है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है आपका अप्रैल 1973 में होता है, अप्रैल 1973 में। और आज आपका जो है 2023 हो गया, अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर के जो है वो आपका 50 वर्ष पूरा हो गया है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आगे बताया जा रहा है कि बाघों की संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन से टॉप 10 राज्य हैं? तो देखिए सबसे पहला जो आपका स्थान पे आता है वो आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ पे बाघों की कुल संख्या जो है वो आपका 785 है 2022 में। जो आपका ये रिपोर्ट आया है 5वीं बाघ जनगणना रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं और वो 785 है। उसके बाद कर्नाटका का नंबर आता है जहाँ 553 है और उत्तराखंड में जो है 560 है। वहीं अगर बड़े राज्यों में बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 444, फिर आपका जो है असम में 227, यूपी में जो है 205 और पश्चिम बंगाल में 101, राजस्थान में आपका जो है डबल डिजिट में है 88 बाघों की कुल संख्या है। हालांकि इन सभी राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि देखा गया है, लेकिन आपका अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये ऐसे राज्य हैं जहां बाघों की संख्या में जो है वो आपका गिरावट देखा गया है। तो ये बीपीएससी के द्वारा यहाँ से भी आपका प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि सबसे ज्यादा बाघों ये टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? तो देखो वर्तमान में जो है भारत में टाइगर रिजर्व की जो संख्या है वो आपका 25 है और सबसे ज्यादा जो है टाइगर रिजर्व आपका कहाँ मिलेगा? तो एमपी में मिलेगा। और फैक्ट भी याद रखिएगा कि एमपी में बाघों की कुल संख्या जो है 785 है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? आपको मालूम होगा कि चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक आपका जो है मून के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कर चुका है। तो उससे रिलेटेड प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना बन सकता है। एक काफ़ी बड़ा जो है इंडिया का ड्रीम पूरा हुआ है। तो ये जो है किसे भेजा गया था? तो ये आपका भेजा गया था LMV-3M4, ठीक है, LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगर आप इसका फुल फॉर्म याद रखोगे तो आपको जो है आसानी होगा, ठीक। लॉन्च व्हीकल मार्क 3M4 ये इसका जो है रॉकेट का नाम था जिससे चंद्रयान 3 भेजा गया था। ये आपका मार्क 3 आपको याद होगा कि ये GSLV का पुराना नाम था, GSLV मार्क 3, ठीक है। GSLV मार्क 3 जो है उसी का अब नया नाम आपका हो गया LVM M3 और उसका जो M4 वर्जन है उसके द्वारा ये भेजा गया था। और भेजा कब गया था? तो ये 14 जुलाई 2023 को जो है ये प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से। और ये चंद्रमा पे लैंड कब करता है? तो ये आपका जो है 23 अगस्त को लैंड करता है, ठीक है। 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पे ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त करता है। और जिस जगह पे ये लैंड करता है उस जगह का क्या नाम रखा गया है? तो उसे जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो 23 अगस्त है, 23 अगस्त को जो है वो भारत कौन सा दिवस मनाएगा? तो वो आपका नेशनल स्पेस डे के रूप में भारत अब मनाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने के लिए इंडिया जो है वो नेशनल स्पेस डे कब मनाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। और आपको मालूम होगा कि इसके पहले भी जो है भारत ने चंद्रमा पे मिशन भेजा था, तो उसका जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, चंद्रयान 2 उसने क्रैश लैंडिंग किया था। तो जिस जगह पे उसने क्रैश लैंडिंग किया उस जगह का नाम जो है अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, तिरंगा पॉइंट के नाम से ये जाना जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। और आपको ये मालूम ही होगा कि जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और जो रोवर है उसका नाम जो है प्रज्ञान है। और ये सफलतापूर्वक अपना जो भी मिशन था उन सभी को ये पूरा कर चुका है। इसने जो सल्फर, ऑक्सीजन और भी कई सारे तत्वों की इसने जो है खोज की है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे शांत और अशांत देश क्रमशः कौन सा है? ऑप्शन है आइसलैंड और अफगानिस्तान, डेनमार्क, यमन, आयरलैंड, सीरिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी सूडान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड और अफगानिस्तान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार जो है सबसे शांत देश की अगर बात करें तो वो आपका आइसलैंड हो जाएगा और सबसे अशांत देश जो है वो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है 2023 उसमें जो टॉप के 10 राज्य हैं उसमें पहले नंबर पे आपका आइसलैंड आता है और उसके बाद जो है डेनमार्क आता है और आयरलैंड। तो ये जो है टॉप के 3 देश हैं जहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स का रैंक सर्वाधिक है।
उसके बाद अगर बात करें सबसे निचले स्थान पे कौन है, तो सबसे निचले स्थान पे आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो आपका 163वें स्थान पे है। उसके बाद यमन और सीरिया। तो ये जो है टॉप की 3 बॉटम देश हैं जहाँ पे जो मतलब पीस इंडेक्स के अनुसार शांति है वो सबसे कम है। ठीक है, शांति सबसे कम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सबसे अशांत देश आपका अफगानिस्तान, यमन और सीरिया है। उसके बाद अगर बात करें भारत का रैंक क्या है और भारत के जो पड़ोसी देश है उसका रैंक क्या है, तो जो भारत का रैंक इसमें दिया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स में वो आपका 126 दिया गया है। वहीं जो है पाकिस्तान जो है 146वें नंबर पे है। और भारत से अगर ज़्यादा की बात करें तो आपको भूटान जो है वो 17वें नंबर पे मिल जाएगा, नेपाल 79 पे, चाइना 80 पे, बांग्लादेश 88, श्रीलंका 107। तो आप भूटान को याद रखिएगा, भूटान जो आपका टॉप 20 में है वो आपका 17वें नंबर पे है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखो, बिहार राज्य महिला आयोग जो है वो कई वर्षों से जो है वो आपका स्थगित चल रहा था, मतलब उसकी कोई भी सदस्य अध्यक्ष जो है वो नामित नहीं थे। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है, और वो भी नियुक्त किया गया क्योंकि पटना हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज किया गया था। उसके बाद जब पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया तब जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। खैर, याद रखेंगे कि बिहार राज्य महिला आयोग का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है अश्वमेघ देवी को। किसे? अश्वमेघ देवी। इनके द्वारा अब जो है बिहार राज्य महिला आयोग का कमान संभाला जाएगा। अगर बात की जाए कि अश्वमेघ देवी जो है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो ये समस्तीपुर का जो उजियारपुर क्षेत्र है वहाँ से जो है ये पूर्व सांसद है, और ये JDU से जो है बिलोंग करती है। ठीक है, तो याद रखिए अश्वमेघ देवी जो है समस्तीपुर के उजियार से हैं। वहीं अगर बात करें कार्यकाल की, तो जो इनका कार्यकाल है वो 3 साल का होगा। और जो बिहार राज्य महिला आयोग है उसका गठन कब हुआ था, तो ये आपका 1993 अर्थात 1993 में इसका गठन किया गया था। राज्य महिला आयोग की अगर बात करें तो इसकी कुल सदस्यों की संख्या जो है वो आपका 11 है। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है कि देखो 3 लोग को गठित किया गया था। एक तो हम लोगों ने देख लिया बिहार राज्य महिला आयोग का। उसके बाद जो है बात करें तो बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण जो विभाग है, मतलब जो आयोग है, उसका भी गठन किया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं शंभू कुमार सुमन। किसे? शंभू कुमार सुमन को जो है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और उपाध्यक्ष बनाया गया स्वीटी हेम्ब्रम को। खैर, आप अध्यक्ष को याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो शंभू कुमार सुमन को बनाया गया है। वहीं जो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष जो है वो आपका राजेंद्र कुमार को बनाया गया है। ठीक, और ये इस फैक्ट को भी याद रखिए कि बिहार में जो है SC और ST कल्याण का जो विभाग है वो आपका 2009 में गठित किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है किताब और उसके लेखक का सही सुमेलन है। पहला है कि देवी चंद्र गुप्तम। तो याद रखिएगा देवी चंद्र गुप्तम का संबंध किससे है, तो ये आपका हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है वो देवी चंद्र गुप्तम से रिलेटेड है। विशाख दत्त का एक और आपको पुस्तक मिलता होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भी जो है वो आपका विशाख दत्त के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद है मृच कटकम। मृच कटकम के जो लेखक है वो आपका शूद्रक है। और स्वप्न बासवतम, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है आपके भास हो जाएंगे। मालविका अग्निमित्रम की अगर बात करें तो इसके जो लेखक है वो आपका कालिदास है। और कालिदास की अगर और पुस्तकों की बात करें तो एक तो आपका हो जाता है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम वो जो है कालिदास की फेमस रचना है। उसके बाद फिर कृतार्जुनियम की अगर बात करें तो इसके जो लेखक है वो आपके भारवी हो जाएंगे। तो ये सारा जो है आपका सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे ऐसे बुक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के समय में भू राजस्व की दर क्या थी। उत्पादन का 1/2 भाग, उत्पादन का 1/3 भाग, उत्पादन का 1/4 भाग, या उत्पादन का 2/3 भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन का 1/3 भाग। देखो, शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल होता है वो बहुत कम समय का होता है, मतलब 5 साल का जो है 5-6 साल का जो इनका कार्यकाल होता है। और उसी कार्यकाल में कई सारे कार्य ये करते हैं, जैसे एक तो आपका जो GT रोड है वो बनाना, फिर सराह का निर्माण कराना, सराय का निर्माण कराना। ये सारे काम के अलावा जो है भूमि
की जो माप है वो भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। आपको मालूम होगा कि एक पद्धति की शुरुआत की जाती है, गजे सिकंदरी की शुरुआत करता है। ठीक है, 32 अंक वाला जो है एक भूमि मापने की पद्धति थी, पैमाना है, उसका शुरुआत करता है शेरशाह सूरी। ठीक है, 32 अंक वाला। और इसने एक और चीज किया था, इसने सन की डंडी का भी यूज किया है। सन की डंडी का यूज जो है वो भी करता है भूमि के मापने के लिए। और इसने भूमि को जो है वो 3 भागों में बांटा था, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। और उसके बाद जो है इसने लगान निर्धारित किया था। और लगान जो है वो क्या था, तो उत्पादन का 1/3 हिस्सा जो है वो लिया जाता था। हालांकि ये भी बोला गया था कि आप जो है लगान या तो अनाज के रूप में दे सकते हो या फिर मुद्रा के रूप में दे सकते हो। ये चीज जो है शेरशाह के द्वारा किया गया था। एक दो फैक्ट और आप याद रखिएगा शेरशाह के बारे में। शेरशाह ने ही जो है पाटलिपुत्र का नाम आपका पटना किया था। पूछा जाता है कब किया था, तो 1541 ईस्वी में जो है इसने पाटलिपुत्र या पाटली ग्राम का नाम जो है आपका पटना किया था। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबने अवज्ञा आंदोलन। सबने अवज्ञा आंदोलन में क्या है, सॉरी सबने नहीं बल्कि सहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन के टाइम में जो है वो तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। क्यों? देखो आपको मालूम होगा कि जैसे ही आपका शुरू होता है आपका सहयोग आंदोलन, उसी टाइम जो है वो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो उन्हीं से रिलेट करके जो है गांधी जी के द्वारा जो है वो आपका तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। और इसका एक लिमिट रखा जाता है कि हम लोग 1 साल के अंदर जो है वो 1 करोड़ रुपया जमा करेंगे और इससे जो है आंदोलन को हम लोग नई दिशा प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ किया जाता है और ये हर पूरे मतलब देश से कलेक्ट किया गया था। बिहार के द्वारा भी जो यहाँ पे कलेक्ट किया गया, बिहार का जो कांग्रेस था उन सभी ने जो है इसे कलेक्ट करने का काम किया था। और टारगेट रखा गया था कि 1 वर्ष में हम लोग जमा कर लेंगे, लेकिन ये जो है आपका 6 महीने में ही पूरा कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका किससे संबंधित है, तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है तिलक स्वराज फंड, और ये गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 329 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 329 किलोवाट आवर। और ऐसा प्रश्न जो है वो बीपीएससी के द्वारा पहले भी पूछा जा सकता है कि बिहार का जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है। तो याद रखिएगा 329 किलोवाट आवर जो है इसका ऊर्जा खपत है बिहार का, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देखते हैं आगे। उनको यहाँ पे बताया गया है, ये आपका आर्थिक सर्वे का जो है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वहाँ से लिया गया है। बोला जा रहा है कि राज्य में ऊर्जा की जो खपत है वो आपका 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले कितना था, तो पहले 2017-18 से तुलना किया गया है तो उस टाइम जो है 280 किलोवाट आवर था, और वहाँ से बढ़ के अब कितना हो गया, 329 किलोवाट आवर हो गया है। आगे कुछ और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जीएफडीपी में जो अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि उनका क्या योगदान है। तो जैसे आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका कितना योगदान है हमारे जीएफडीपी में, तो वो बोला जा रहा है 21.2% जो है इस प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। वहीं जो द्वितीयक क्षेत्र है वो जो है 18.1% इसका योगदान रहा है। जबकि तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये आपका जो है 60.7% इसका योगदान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राइमरी जो है, प्राइमरी का आपका कितना हो गया 21.2%। जो आपका सेकेंडरी है, द्वितीय क्षेत्र है, उसका जो योगदान होगा वो आपका 18.1% है। ठीक, 18.1%, 1%। और अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र जो है वो आपका 60.7% होगा। ठीक है, तो ये आपका तीनों क्षेत्र के बारे में बताया गया, तो इन तीनों क्षेत्र को आप याद रखिएगा। और देखो यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है उसमें भी जो है वो मामूली अंतर मतलब गिरावट देखा गया था। जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें भी थोड़ा सा गिरावट देखा गया था, लेकिन जो तृतीय क्षेत्र है वो आपका उसमें वृद्धि देखी गई। और बोला जाता है कि एक विकसित जो अर्थव्यवस्था होता है उसका जो है आपका सेवा क्षेत्र जो है वो अधिक होता है, और उसमें जो निरंतर वृद्धि देखी जाती है, और जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें जो है कमी देखी जाती है। तो एक तरीके से ये बिहार में जो है वो विकास को भी दिखाता है। आगे बताया जा रहा है कि जीएफडीपी के आधार पे जो है कौन सा
तीन जिला जो है आपका टॉप पे है और कौन सा 3 जिला जो है वो आपका सबसे गरीब जिला है। तो यहाँ पे 3 अमीर और 3 गरीब जिलों के बारे में बताया गया। तो याद रखिएगा पटना जिला जो है वो आपका सबसे ज़्यादा अमीर है अगर प्रति व्यक्ति सकल राज घरेलू उत्पाद के तौर पे देखें तो। उसके बाद जो है आपका बेगूसराय का नंबर आता है और फिर जो है मुंगेर का नंबर आता है। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर ये 3 जो है सबसे अमीर या समृद्ध जिले हैं। और वहीं बात करें सबसे गरीब जिलों की तो शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी ये आपका 3 जो है सबसे गरीब जिला है। और अगर आप इसे मैप पे देखोगे तो ये तीनों जिले ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है हर एक साल बाढ़ देखने को मिलता है, बाढ़ से ये ग्रसित होते हैं। तो याद रखिएगा शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी ये सबसे 3 गरीब जिले हैं और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा गरीब जो है आपका शिवहर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है बिहार की नदियों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आपका नदी बताया गया है और उसका संगम और मुहाना से इसे मैच करना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो घाघरा नदी जो है ये आपका सही है। इसका जो संगम है वो आपका सारण में देखने को मिलता है। देखो जो घाघरा नदी है वो आपका आती कहाँ से है, तो ये आपका तिब्बत के क्षेत्र से निकलता है, तिब्बत के क्षेत्र से निकलता है और यूपी होते हुए ये बिहार में आता है और बिहार यूपी के बीच में जो है ये बाउंड्री बनाता है और गंगा के पास आकर ये नदी जो है आपका मिल जाती है। कोसी ये कटिहार में है, कटिहार में मतलब गंगा से मिलती है। गंडक ये सोनपुर में मिलती है। कमला जो है वो खगड़िया में नहीं मिलती बल्कि कमला नदी जो है वो आपका कोसी की सहायक नदी है, तो ये कोसी में मिल जाती है। फिर कोसी जो है ये बाद में आपका कटिहार में मिल जाता है। खगड़िया में कौन मिलता है, तो खगड़िया में जो है आपका बूढ़ी गंडक मिलती है, ये आपका खगड़िया के पास आके गंगा से मिलती है। तो अब इन सभी नदियों को हम लोग जो है मैप पे देख लेते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में कि कौन जो है कहाँ पे जाके गंगा से मिलती है और अजय के बारे में भी आपको बताया था, ठीक। और ये भी बताया था कि कितने ऐसे नदी हैं जो कि यूपी और बिहार के बीच बाउंड्री करते हैं लगती हैं। तो एक आपका गंडक हो गया, दूसरा घाघरा, तीसरा गंगा और फोर्थ जो है आपका कर्मनासा। ये 4 ऐसी नदियां हैं जो बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। वहीं अगर बात करें गंगा की तो गंगा की लंबाई भी आपका पूछ लिया जाता है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा बिहार में जो गंगा की लंबाई है वो आपका 445 किलोमीटर है। कितना है, 445। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2525 किलोमीटर जो है वो गंगा की पूरा लंबाई है। तो याद रखिएगा बिहार में कितना है, तो 445 किलोमीटर जो है वो आपका गंगा का लंबाई देखने को मिलेगा। और अब देख लेते हैं उत्तरी बिहार की नदियों के बारे में। तो एक तो अगर आप इन्हें अरेंज करो तो पश्चिम से पूरब की ओर सबसे पहले आपको घाघरा नदी मिल जाएगी, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर आपका जो है कमला, कोसी और फिर महानंदा। ये आपका जो है 7 नदियां आपका उत्तरी बिहार में है। और सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिहार का कौन सी नदी है तो वो आपको जो है महानंदा मिल जाएगा। और सबसे अगर पश्चिमी की बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी नहीं पूछेगा क्योंकि गंगा नदी जो है वो और पहले से आ रही है, ठीक। तो ज़्यादातर बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है तो वो महानंदा के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ, ये जो है किस क्षेत्र में बाढ़ लाती है। और ये भारत बिहार का जो है पूर्वी क्षेत्र में सबसे आपका पूर्वी नदी हो जाता है। और ये बाढ़ कहाँ पे लाती है ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा पूर्णिया में जो है वो बाढ़ लाने का जो कारण है वो आपका महानंदा है। देखते हैं आगे नहीं, पहले इसे देख लेते हैं। घाघर नदी जो आपका कहाँ मिल रहा है, तो घाघर नदी जो है अभी हम लोगों ने देखा कि आपका जो है मिलता कहाँ पे, ये आपका सारण में जाके मिलता है, सारण में ये आके मिल रहा है। और गंडक नदी कहाँ मिलेगी, तो गंडक जो है आपका हाजीपुर के आसपास आके ये मिलता है, सोनपुर जो एरिया है वहाँ पे आके मिलेगा, ठीक। वहीं अगर बात करें बूढ़ी गंडक की तो बूढ़ी गंडक अभी हम लोगों ने देखा कि आपका खगड़िया जिले में आके मिलता है। और आपका जो कोसी नदी है, कोसी नदी आपका कहाँ मिलेगी, तो ये आपका कटिहार का जो कुर्सेला क्षेत्र है वहाँ पे आके मिलता है। और महानंदा जो है ये बिहार के बाहर चला जाता है और मालदा के क्षेत्र में जो है वो जाके बंगाल के एरिया में जाके जो है वो आपका गंगा नदी से मिलती है। तो आप इन सारी नदियों को और इनका जो मिलन पॉइंट है उनको आप याद रखें। देखते हैं आगे पूछा गया है कि लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है या गलत है। पहला है कि इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो इसमें सदस्यों की संख्या होता है वो आपका 22 होता है, ठीक है। 15 जो है आपका लोकसभा से होते हैं और 7 जो है आपके राज्यसभा से होता है। तो 15 और 7 आपका 22 जो है इसके कुल सदस्यों की संख्या होती है। आगे के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
और लोक लेखा समिति की अगर कार्य की बात करें तो इसका जो कार्य होता है वो होता है कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसका जांच करना। ठीक है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के द्वारा जो आपका रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट दिया जाता है उसकी जांच करने की काम जो है वो आपका लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। फिर एक ये भी है कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। देखो ऐसा तो प्रचलन है कि जो लोकसभा का सदस्य होगा वो इसमें जो है शामिल किया जाता है, लेकिन एक परंपरा बन गई है कि जो विपक्षी दल है उसका जो प्रमुख होगा वहीं जो इसका अध्यक्ष चुना जाएगा लोक लेखा समिति का। तो ये आपका एक परंपरा के तौर पे बन गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि विपक्ष दल का जो प्रमुख होता है वो इसका जो है अध्यक्ष होता है। देखते आगे, पूछा जा रहा है कौन सी जलधारा जापान की काली धारा कहलाती है। ये आपका समुद्र जलधारा के बारे में बात कर रहा है। तो याद ऑप्शन पहले देख लेते हैं, क्यूरोशिबो, ओयोशिबो, अग्लुहास और सुसीमा जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्यूरोशिबो। इसी को जो है क्यूरोशिबो इस तरीके से भी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसी के बारे में हम लोग और डिटेल से देख लेते हैं मैप पे कि कहाँ पे ये आपका है। तो देखो जापान के आपका जो है पश्चिमी साइड में, ठीक है, जापान के पश्चिमी साइड में आपको 2 जलधाराएं आपको देखने को मिलेगा। एक क्यूरोशियो जो है आपका गर्म जलधारा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्यों तो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज हो जाता है कोई भी चीज़ में क्यों, तो याद रखिएगा क्यूरो जो है आपका क्या है, क्यूरोशियो ये आपका गर्म जलधारा हो जाएगा। और ओयोशियो जो है वो भी आपका जापान के पास ही मिलता है और ये आपका ठंडी जलधारा है, ये आपका ध्रुवीय क्षेत्रों से आता है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी जलधाराएं आपका जो विषुवत रेखा है उसके इर्द गिर्द या वहाँ से अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो वो आपका गर्म जलधाराएं होगी। और वैसी जलधारा जो आपका ध्रुव से होके आ रही है तो वो आपका ठंडी जलधारा होगा। ठीक है, जो ध्रुव से नीचे की ओर आएगा आपका वो आपका ठंडी जलधारा होगा। तो वो आपका बताया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जापान के पास दो जलधाराएं देखने को मिलती है, एक आपका गर्म जलधारा क्यूरोशियो और ठंडी जलधारा ओयोशियो। इसके अलावा अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ये आपका कौन से महासागर में पड़ रहा है, तो प्रशांत महासागर में। और जापान की किस तट पे, तो पश्चिमी तट पे ये आपको देखने को पूर्वी तट पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक जलधारा गुजरती है वो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी जलधाराएं हैं वो आपका कैसी है, तो ये आपका जो है वो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और इसी के कारण जो है आपका यहाँ पे रेगिस्तान का क्षेत्र देखा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अगर बात करें मेडागास्कर के पास, यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका के पास एक आपको मिलेगा अग्लुहास जलधारा, और मेडागास्कर के पास जो है एक मिलेगा आपको मेडागास्कर जलधारा। ये दोनों जो है आपको गर्म जलधाराएं देखने को मिलेगी। ठीक, फिर एक यहाँ पे आपको जो है साउथ अफ्रीका के पास ही जो है एक बेंगुएला जलधारा देखने को मिलेगा जो कि आपका ठंडी जलधारा है। फिर इक्वाडोर के पास जो है एक आपको जलधारा मिलेगी, इक्वाडोर धारा, वो आपका क्या है कि वो आपका गर्म जलधारा हो जाएगा। ब्राजीलियन धारा क्या है, ये भी आपका गर्म जलधारा होगा। और यहीं पे जो है साउथ अमेरिका के पास जो है नीचे में आपको एक जलधारा देखने को मिल रहा है फॉकलैंड जलधारा। ये कैसी है, तो ये आपका ठंडी जलधारा होती है। हम्बोल्ट जो है ये भी आपका ठंडा जलधारा होगा क्योंकि ये ध्रुव से लेके जो है वो विषुवत रेखा की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। फिर बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की, तो गल्फ स्ट्रीम जो ये आपका गर्म जलधारा है और इसे यूरोप का कंबल के रूप में भी बोला जाता है। और ये आपका पाया कहाँ पे जा रहा है, तो ये आपका जो है प्रशांत ये अटलांटिक महासागर में पाया जा रहा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में जो है ये आपका पाया जा रहा है गल्फ स्ट्रीम। फिर कैनेरी जलधारा जो ये ठंडी जलधारा है और ये आपका ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से क्रॉस कर रहा है और इसी के कारण जो है यहाँ पे आपको सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सारे जो है वो आपका मुख्य जलधाराएं थे जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक और छूट रहा है आपका लेब्राडोर, तो लेब्राडोर को याद रखिएगा, ये आपका जो है ठंडी जलधारा है। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रोगों एवं उसके वाहक का सही मिलान करना है। जैसे डायरिया जो है उसका वाहक कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो डायरिया है ये आपको इसका वाहक कौन हो जाएगा, घरेलू मक्खी जो है इसके वाहक का काम करता है। वहीं फाइलेरिया की बात करें तो फाइलेरिया जो है ये आपका हाथी पांव रोग है और ये किसके कारण होता है, इसका जो वाहक होता है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर। और इसका जो मतलब परजीवी है
ठीक है। वो आपका ब्रैंकोफेटाई नामक एक कृमि है, उसके कारण ये होता है। ब्रैंकोफेटाई नामक जो कृमि है उसके कारण आपका ये फाइलेरिया रोग देखा जाता है। ठीक, ये कृमि के कारण, ये डायरिया और फाइलेरिया ये दोनों रोग जो है आपका हेलमिंथिस के कारण होने वाला रोग है, कृमि के कारण होने वाला रोग है। वहीं अगर बात करें कालाजार की, तो कालाजार का जो वाहक होता है वो होता है आपका बालू मक्खी। ठीक, फिर आपका बच गया सोने की बीमारी। तो सोने की बीमारी जो ये आपका सीसी मक्खी जो है इसका वाहक होता है। और ये सोने की जो बीमारी है वो आपका किसके कारण होता है, तो ट्रिपनीसोमा के द्वारा होता है। ट्रिपनीसोमा के कारण जो है ये आपका सोने की बीमारी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मिलान करें तो आपका डायरिया का हो जाएगा घरेलू मक्खी, मतलब 1 का C हो जाएगा। फाइलेरिया का क्या होगा, क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा, 2 का D। फिर कालाजार क्या हो जाएगा आपका बालू मक्खी हो जाएगा, 3 का B। और सोने की बीमारी 4 का जो है A हो जाएगा। तो CDBA कहाँ पे मिल रहा है आपका, CDBA जो है आपका ऑप्शन नंबर B ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डायरिया घरेलू मक्खी, फाइलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर, कालाजार जो है बालू मक्खी, और सोने की बीमारी जो है वो सीसी मक्खी जो है, ये सारे वाहक होते हैं इन बीमारियों का। आगे पूछा जा रहा है, बंदूक और तोप बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु गन मेटल में टीन और जिंक के साथ किस संघटक को मिलाया जाता है। देखो, मिश्र धातु से भी जो है अक्सर बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि गन मेटल में कौन कौन सा पाया जाता है। तो आपका एक तो टीन हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉपर मिलता है। कॉपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, गन मेटल में आपको कॉपर की मात्रा जो 88% हो जाती है, उसके बाद टीन और उसके बाद जिंक आता है। तो ये 3 धातुओं से जो है मिलके आपका गन मेटल बना हुआ होता है। आगे पूछा जा रहा है कि एक खाली ट्रक तथा एक समान लदा हुआ ट्रक समान वेग से चल रहा है, ब्रेक द्वारा समान मंदन बल लगाने पर कौन सा ट्रक पहले रुक जाएगा। देखो, ये आपको मालूम हो गया होगा कि आपका फिजिक्स का प्रश्न है, और ये इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो ट्रक आपका पहले रुकेगा। एक आपका भारी ट्रक है और एक आपका हल्का ट्रक है। ठीक है, तो उन दोनों में ब्रेक लगाया जाता है। पूछ रहा है कि कौन जो है आपका पहले रुक जाएगा, और दोनों का बोला जा रहा है कि गति भी आपका समान है, वेग जो है वो दोनों का समान है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है संवेग का जो बेसिक है वहाँ जाना होगा। संवेग होता क्या है, तो संवेग होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ पे आपको बोल दिया कि वेग जो है हमारा समान है। ठीक है, वेलोसिटी आपका जो है वो आपका समान है। तो फिर क्या बच गया, द्रव्यमान। तो एक आपका जो है खाली ट्रक है, ठीक, तो उसका जो वजन होगा वो आपका कम होगा, और जो भारी ट्रक है उसका वजन ज़्यादा होगा। तो देखो, जो खाली ट्रक है उसमें अगर वजन कम है तो उसका संवेग आपका क्या होगा, उसका संवेग भी आपका कम होगा। ठीक है, अगर आप देखिए, संवेग जो हल्का वाहन होगा, हल्के वाहन का संवेग क्या होगा, वो आपका कम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो खाली ट्रक है उसका संवेग कम होगा, जिसके कारण जब उस पर ब्रेक लगाया जाएगा तो वो ट्रक जो है उसमें संवेग परिवर्तन जो है वो जल्दी खाली ट्रक में संवेग परिवर्तन जो है कम होगा, और उसमें जल्दी वो ट्रक रुक जाएगा। ठीक है, वो आपका जल्दी रुक जाएगा। वहीं अगर बात करें दूसरे की, तो उसमें जो है संवेग परिवर्तन जो है वो अधिक टाइम से होगा, जिसके कारण वो ट्रक जो है वो देरी से रुकेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खाली ट्रक, क्योंकि उसका संवेग कम होगा। आप समझ गए कि उसका संवेग कम होगा, क्यों, कारण है कि उसका जो द्रव्यमान है वो कम होता है। तो ये इसका जो है मतलब प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले आगे जो आपका मैथ का प्रश्न है, और ये भी आपका इस टाइप के प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। बोला जा रहा है कि एक शहर में 40% लोग जो है वो आपका निरक्षर है, 60% लोग जो है वो आपका गरीब है, और अमीरों में 10% जो है अशिक्षित है। तो पूछा जा रहा है कि अशिक्षित गरीब जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा। तो आइए इसे देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि पूरा जो शहर है उसकी जनसंख्या कितना है, तो वो आपका 100 है। फिर यहाँ जो है कुल निरक्षर लोग कितना हो जाएगा, तो 100 का 40% जो है वो आपका 40 हो जाएगा। फिर गरीब लोग कितना हो जाएगा, तो इसका 60% जो है वो आपका गरीब लोग हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। फिर अमीर लोग, तो 60% चूंकि गरीब है तो अमीर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 40% लोग क्या हो जाएगा, वो आपका अमीर हो जाएगा।
ठीक 40% अमीर हो जाएगा। और तो ये आपका 40 अमीर हो गया। फिर है कि अमीरों में 10% अशिक्षित हैं, तो अमीर में 10% मतलब ये जो 40 है उसका आपको 10% कितना हो जाएगा, तो वो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका अनपढ़ अमीर लोग हो गए। और हमें पूछा क्या गया है कि अनपढ़ जो या अशिक्षित जो गरीब लोग हैं उनका हमें प्रतिशत बताना है। तो देखो अमीर आपके अनपढ़ कितने 4 हैं, और तो फिर बाकी के जो अनपढ़ होंगे, ठीक है, बाकी के जो अनपढ़ होंगे वो क्या होंगे, तो वो आपका गरीब होगा। तो 40 माइनस अगर हम 4 कर दें तो वो आपका 36 जो है ये अनपढ़ या फिर अशिक्षित जो गरीब लोग हैं उनका आ जाएगा। और अगर हम परसेंटेज में अगर देखेंगे तो यही आपका 36 जो है कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। अर्थात इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के टॉप 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा और आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, साथ ही अपना बता सकते हैं कि आपका जो है कितने मार्क्स यहाँ पे आए हैं। फिर देखते हैं कि कल जो है हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखो कल हम लोग पाल वंश को देखेंगे, पाल से भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद फिर मराठा से भी आपको मालूम होगा शिवाजी से रिलेटेड प्रश्न जो है हर एक अल्टरनेटिव में बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, बिहार में खनिज संसाधन, गैर संवैधानिक समितियों की हम लोग बात करेंगे। फिर अम्ल क्षार देखेंगे, मापक यंत्र, तंत्रिका तंत्र, भारत की जलवायु, भारतीय वित्त व्यवस्था, रेगिस्तान, और जो जून का करंट अफेयर्स है वो देखेंगे, और एवरेज का प्रश्न को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इन सारे टॉपिक को रिवाइज करके आइएगा और इससे रिलेटेड प्रश्नों को जो है आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। प्रश्न में भी यहाँ पे मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।